आज हम लोग देख लेंगे केन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को। तो केन्स ने जो रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत था, जिसमें कहा गया था कि अति उत्पादन संभव नहीं है, एक्सेस प्रोडक्शन संभव नहीं है, लेकिन 1930 में सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी मंद हो गई, डिप्रेशन की स्थिति में एक्सेसिस प्रोडक्शन भी होने लगा और रोजगार का स्तर भी गिर गया। तो ऐसे कंडीशन में रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना करते हुए जो केन्स था, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको बोलते थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड और केन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो 1936 में जॉन मर्नार्ड केन्स ने अपनी एक बुक लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट ऑन मनी। उसमें उन्होंने बताया कि उत्पादन और रोजगार का निर्धारण प्रभावपूर्ण मांग के सिद्धांत पर निर्भर करता है। अब हम लोग देखते हैं कि केन्स ने क्या कहा था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी समय विशेष पर राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार यह प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करेगा। मतलब कि n इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, जिसमें n क्या है, रोजगार है, और y इनकम है। तो रोजगार बढ़ाने के लिए आपको इनकम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रभावपूर्ण मांग, अगर प्रभावपूर्ण मांग कम होता है तो इससे मांग भी कम होगी, मांग कम होने से आय कम होगी और रोजगार का जो स्तर है वो भी कम हो जाएगा। और जस्ट इसके उल्टा, अगर प्रभावपूर्ण मांग बढ़ती है तो मांग भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा और रोजगार का स्तर भी बढ़ेगा। तो जॉन मर्नार्ड केन्स ने यही थ्योरी दी थी कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय, उत्पादन या रोजगार उसके प्रभावी पूर्ण मांग पर निर्भर करता है, इफेक्टिव डिमांड पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग में कमी से बेरोजगारी बढ़ेगी, ये इसका रिजल्ट है, और प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। तो प्रभावपूर्ण मांग क्या है, इसको जान लेते हैं कि जहां उत्पादन, आय, रोजगार का स्तर, जहां पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होता है, वो प्रभावपूर्ण मांग की स्थिति होती है। जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है, वहां पे प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत काम करता है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत क्या है। तो पहले देखते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है कि रोजगार के विभिन्न स्तरों में, यानी अपनी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के बिक्री से प्राप्त जो आय होती है, एक्सपेक्टेड इनकम होती है, उसी को हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड के मेन दो घटक होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट एक और होता है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। जैसे कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते हैं तो रोजगार बढ़ता है, ये एक इसका फंक्शन है। तो इसके जो दो फैक्टर्स हैं, एक है सी यानी कंजम्पशंस, दूसरा आई इन्वेस्टमेंट और जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो दोनों घटकों के बाद जब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा अपना इफेक्ट लगाता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, समग्र मांग बढ़ती है और किसी भी अर्थव्यवस्था में आय और उत्पादन का जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो बढ़ता है, जिसके कारण रोजगार बढ़ती है, ठीक है। तो सी क्या होता है, कंजम्पशन है, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसमें व्यक्ति एवं परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पे किया गया व्यय है। उसी तरह इन्वेस्टमेंट क्या है, तो जो व्यवसायी है उनकी पूंजीगत वस्तुएं जैसे कि मशीनरी, भवन, संयंत्र पे किया गया जो व्यय है वो इन्वेस्टमेंट है। कंजम्पशन मतलब उपभोग, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, तो एक निवेश है, एक कंजम्पशन है। और जी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब सरकार हम लोगों से टैक्स लेती है तो बहुत सारी विकास योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसका प्रभाव क्या पड़ेगा इस थ्योरी के हिसाब से कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो उससे प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगा, रोजगार का स्तर बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष टोटली यही निकलता है कि जब सी यानी कंजम्पशंस, आय, इन्वेस्टमेंट अधिक होता है तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ती है, समग्र मांग बढ़ती है, और जिसके कारण क्या होता है, उत्पादन और रोजगार में भी वृद्धि होती है। और ठीक जब इसके बाद अगर समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड जो अपर्याप्त है, थोड़ी मिनिमम है, तब गवर्नमेंट अपना इफेक्ट लगाती है, एक्सपेंडिचर लगाती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो अर्थव्यवस्था का संतुलन का स्तर
प्राप्त होता है और इससे क्या होता है, रोजगार बढ़ जाता है। कहने का क्या मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड CIG, जिसमें ये कंजम्पशन से, अगर लोग कंज्यूम करेंगे किसी भी चीज को, तो कंज्यूम करेंगे तो कोई भी चीज अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका उस क्षेत्र में मांग बढ़ रहा होगा, और जब मांग बढ़ रहा होगा तो पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ रही होगी। पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ रही होगी तो अगर पूंजीगत वस्तुओं के रूप में लेबर काम कर रहा होगा उस क्षेत्र में, तो लेबरों की मांग बढ़ेगी जिससे रोजगार बढ़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन के तहत एग्रीगेट डिमांड में बढ़ोतरी करके रोजगार का स्तर में बढ़ोतरी किया जाता है। ये होता है समग्र मांग। और समग्र मांग क्या है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में सभी चीजों के उत्पादन का जो आय प्राप्त हो रहा हमें, जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, वही है डिमांड। अब एग्रीगेट सप्लाई देख लेते हैं, समग्र पूर्ति। तो समग्र पूर्ति क्या होता है, वह न्यूनतम राशि या लागत होता है या फिर एक सामान्य लाभ होता है जिसपे कोई व्यवसायी काम करना चाहता है। अगर उसको अपनी लागत से कम पैसा प्राप्त होगा तो जाहिर सा बात है उत्पादन नहीं करेगा, और अगर उत्पादन नहीं करेगा तो आगे जाके लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्पादन के लिए लेबर जरूरी है और लेबर को रोजगार प्राप्त होगा तो ही पैसा प्राप्त होगा। तो इसलिए समझ लीजिए कि एग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र पूर्ति वह लागत होती है और यह सामान्य लाभ होती है जिसपे कोई व्यवसायी काम कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब कॉस्ट भी समझ सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो जैसे जैसे समग्र पूर्ति यानी एग्रीगेट सप्लाई कुल आय या उत्पादन है जो विभिन्न स्तरों पर रोजगार को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, यानी कि ये न्यूनतम विक्रय राशि है, एक मिनिमम रेशियो है जिसके अकॉर्डिंग ये अपना प्रोडक्शन बेच सकता है। कहने का यही मतलब एग्रीगेट सप्लाई क्या है कि एक लागत है, उसका कुल लागत और सामान्य लाभ के बराबर अगर उसके उत्पादन का आय प्राप्त हो रही है तो वो काम करेगा। कहने का क्या मतलब है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई एक ऐसा लागत है टोटल उत्पादन का या फिर एक न्यूनतम सामान्य लाभ है जिसपे कोई व्यवसायी काम करना चाहता हो तो उसको एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। और एग्रीगेट सप्लाई में बढ़ोतरी करके हम लोग रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। अब अगर इसको देखें तो इसका जो मेन थ्योरी यही है कि ये शॉर्ट टाइम में एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, स्थिर होती है। और एग्रीगेट सप्लाई स्थिर होने के कारण जो प्रभावपूर्ण मांग है, हमारा इफेक्टिव डिमांड है, वो एग्रीगेट डिमांड पे निर्भर करता है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो हमारा सिद्धांत क्या कह रहा है कि रोजगार का स्तर हमको वहां प्राप्त होगा जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो। तो ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, और ये एग्रीगेट सप्लाई है, और ये इफेक्टिव डिमांड यानी कि प्रभावपूर्ण मांग के सिद्धांत को पूरा करता है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई संतुलन में है। ये इस कंडीशन में इसको ये रोजगार प्राप्त होता है, एन के बराबर रोजगार स्तर प्राप्त होता है। अगर आप देखिएगा कि हम लोग रोजगार का स्तर N1 को देखें, ठीक है, ये N1 है, तो N1 में क्या हुआ, जो RN1 है एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट डिमांड है टोटल, वो RN1 क्या दिखा रहा है, प्रत्याशित आय को दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को दिखा रहा है। और यहाँ पे CN1 एग्रीगेट सप्लाई के लाइन पे है, तो वो क्या दिखा रहा है, आवश्यक आय को दिखा रहा है कि इतना इनकम जरूरी है ताकि हम प्रोडक्शन आगे करें, और ताकि प्रोडक्शन करें ताकि रोजगार मिले लोगों को। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, प्रत्याशित आय है, वो ज्यादा है, ज्यादा पैसा कमा रहा है व्यवसायी, तो क्या करेगा, वो और उत्पादन करेगा, और उत्पादन करेगा तो रोजगार और ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में वो मूव करेगा आगे, ठीक है, और ये भी मूव करेगा, लागत ज्यादा लगाते जाएगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन में आ जाएगा जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। लेकिन क्या होता है, अगर NF में देखिएगा, यहाँ पे ये पूर्ण रोजगार का स्तर है, NF क्या है, ये पूर्ण रोजगार का स्तर,
ये पूर्ण रोजगार का स्तर। अब यहां आप देखिएगा इस स्तर पे एग्रीगेट जो सप्लाई एक समय के बाद सीधा लाइन की तरह हो गया, ठीक है, वाई एक्सेस की तरह अनुलंब हो गया। तो यहाँ क्या होता है इस कंडीशन में, पूर्ण रोजगार के कंडीशन में जो भी पूर्ति कीमत होता है, जो उसका कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है, और जब कॉस्ट बढ़ गया तो रोजगार कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इससे ज्यादा अगर उसकी लागत बढ़ेगी तो वो उत्पादन बंद कर देगा, तो रोजगार कम हो जाएगा। तो कहने का यही मतलब है कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, इक्वल है, वो प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत को फुलफिल कर रहा है, वो इफेक्टिव डिमांड है, और यहीं पे रोजगार का हमको अच्छा स्तर प्राप्त होगा। अब क्या है कि जितना भी एग्रीगेट सप्लाई है उसको अल्पकाल में स्थिर माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। इसलिए रोजगार का स्तर बढ़ाना है हम लोगों को, तो हम लोगों को एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना होगा। किन्स के अनुसार अल्पकाल में उत्पादन की तकनीक, कम समय में क्या होता है, उत्पादन की तकनीक हो, चाहे कच्चा माल हो या कोई भी भौतिक संसाधन, सबका मात्रा स्थिर होता है, इसलिए समग्र पूर्ति भी स्थिर होती है। और यही कारण है कि रोजगार का स्तर का निर्धारण समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड पे निर्भर करता है। अब देखिएगा आप इस थ्योरी में कि ये रोजगार का स्तर था और ये एनएफ पूर्ण रोजगार का स्तर है, और हम लोगों को पता है कि एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट टर्म में कांस्टेंट होता है। अब शॉर्ट टर्म में अगर कांस्टेंट होता है, रोजगार का ऊंचा स्तर प्राप्त करना, हमको पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करना है, तो हम लोगों को एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना होगा, ठीक है, तब जाके हम लोगों को ये स्तर प्राप्त होगा, पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त होगा। तो अल्पकाल में एग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र पूर्ति कांस्टेंट होती है, जिसके कारण हमको पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। किन्स ने रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांतों की आलोचना की, जिसमें कहा गया था कि पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट एक सामान्य स्थिति है, लेकिन किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार भी रहती है। पूर्ण रोजगार हमेशा आवश्यक नहीं होता। बिना सरकारी हस्तक्षेप के अर्थव्यवस्था में अपने आप वह उस कंडीशन में नहीं पहुंच सकती। कहने का क्या मतलब है कि प्रतिष्ठित सिद्धांत में हम लोग देखे थे कि पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई आदमी तो अपने इच्छा से वैसे भी काम करना नहीं चाहता होगा। तो अर्थव्यवस्था में सामान्य स्तर पे अल्प रोजगार संतुलन का अवस्था होता है, थोड़ा सा पूर्ण रोजगार से थोड़ा कम, लेकिन अल्प रोजगार का संतुलन का अवस्था होता है। और पूर्ण रोजगार हमेशा मिले ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। बिना सरकारी हस्तक्षेप के आप अर्थव्यवस्था में अपने आप वह स्थिति को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत में कि सरकार का हस्तक्षेप के बिना भी पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो जब मंदी आई तो इस थ्योरी को फुलफिल नहीं हो रहा था, तब जाके किन्स अपना थ्योरी दी। यदि प्रभावपूर्ण मांग जो इफेक्टिव डिमांड है कम होता है, तो अर्थव्यवस्था अल्प रोजगार स्तर पर स्थिर हो जाती है, और पूर्ण रोजगार तक पहुंचने के लिए प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, जिसमें सरकार कुछ खर्च करती है, इन्वेस्ट उपभोग बढ़ा के आप प्रभावपूर्ण मांग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर पूर्ण रोजगार का स्तर हम लोग देखे थे, पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करना है तो ऐसे कंडीशन के लिए जाहिर सा बात है कंजम्पशन आम आदमी भी करता है, इन्वेस्टमेंट आम आदमी करता है। अभी दोनों कभी भी रोड बनाएगा नहीं या फिर कोई भी सरकारी योजनाओं पे काम करेगा नहीं, और वहां पे भी अगर आप देखिए कि सबसे ज्यादा अभी रोजगार देने का काम कौन कर रहा है, तो गवर्नमेंट सेक्टर भी कर रही है। सबसे बड़ी नियोक्ता कौन होती है, तो रेलवे होती है। एज एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा एफर्ट डालेगी, इन्वेस्ट करेगी, तो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से सबको रोजगार प्राप्त होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो यही कह रहा है कि जो प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत कहता है कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप भी जरूरी है। सरकार कुछ पैसे खर्च करके प्रभावपूर्ण मांग की कंडीशन को प्राप्त कर सकता है, जिसमें लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।
ये प्रभावपूर्ण मांग और कीमत अनुसूची है, एक लिस्ट है जिसमें क्या है, रोजगार का स्तर, जैसे ये 0 लाख, 25, 30, 35, 40, 40 लाख है। समस्त पूर्ति है, जो एक्सपेक्टेड इनकम है कि इतने से कम में हम उत्पादन नहीं करेंगे, वो है। और यहाँ पे समग्र मांग है, एग्रीगेट डिमांड है। तो आप देखिएगा कि जब समग्र पूर्ति 240 है तो समग्र मांग क्या है, 250, और समग्र जो समस्त पूर्ति है, एग्रीगेट सप्लाई है, 255 हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया, तो समग्र मांग 260 हुई। ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि जब दोनों 270 पे आ गए, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो गया, तो यह रोजगार का एक स्तर प्राप्त हुआ, 35 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। अब अगर आप समस्त पूर्ति को बढ़ाइएगा, उस कॉस्ट को बढ़ाइएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इसकी अपेक्षा लोगों को रोजगार कम मिलता जाएगा, और एक समय में जब आप पूर्ण रोजगार वाला स्तर प्राप्त करने के चक्कर में समग्र पूर्ति को बढ़ा दीजिएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, और कॉस्ट बढ़ने के बाद रोजगार एक कंडीशन में स्थिर हो जाएगी। यही कह रहा था। तो कहने का क्या मतलब है इस टेबल का, जहां पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर है, वह प्रभावपूर्ण मांग का कंडीशन है। ठीक है, इसको एक और डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, ये समग्र मांग रेखा है जो C प्लस I कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है, और ये क्या है, इनकम या रोजगार का स्तर है। अब हम लोग क्या किए कि थोड़ा सा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि कंजम्पशन यहाँ से क्यों लिए हैं, तो कंजम्पशन इसलिए यहाँ से लिया जाता है क्योंकि अगर कोई आदमी काम नहीं भी कर रहा है ना, तो भी कुछ ना कुछ उपभोग कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। इसलिए अगला टॉपिक हम लोग इसी को देखेंगे, तो कंजम्पशन थोड़ा सा ऊपर से लिया जाता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना एफर्ट ज्यादा लगाई है, इस कारण उसको जो रोजगार का स्तर, जहां पे पहले प्रभावपूर्ण मांग का जो सिद्धांत है जिसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर था, अब उसको ऊंचा स्तर तक पहुंचाने के लिए, पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करने के लिए क्या किए, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दिए, सरकार ने अपना इफेक्ट लगाया, और इस इफेक्ट का फायदा क्या हुआ कि पूर्ण रोजगार का स्तर हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि अल्प रोजगार का कंडीशन कौन सा है, 0Y1 में, तो इसमें संतुलन क्या है, E1 संतुलन है, जहां पे प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत फुलफिल हो रहा है, इफेक्टिव डिमांड का सिद्धांत है। पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कुछ लगाई, गवर्नमेंट ने भी कुछ पैसे लगाए, तो उसके कारण जो पूर्ण रोजगार का स्तर हमको प्राप्त हुआ, सभी को रोजगार प्राप्त हुआ। ठीक है, आप इसको एक हायरार्की के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि इफेक्टिव डिमांड प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत कैसे काम करता है। कि प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत एग्रीगेट सप्लाई जो छोटे टाइम में कांस्टेंट होता है, यानी कि ज्यादातर निर्भर किस पे है, समग्र मांग पे निर्भर करता है, क्योंकि समग्र पूर्ति यानी कि एग्रीगेट सप्लाई हमारा अल्पकाल में, शॉर्ट टाइम में कांस्टेंट है। तो एग्रीगेट डिमांड किस पे निर्भर कर रहा है, इन्वेस्टमेंट पे और कंजम्पशंस पे, जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट देखेंगे। तो कंजम्पशंस में देखेंगे साइज ऑफ इनकम, साइज ऑफ, अगर किसी का इनकम ज़्यादा है तभी कंजम्पशन ज़्यादा करेगा, तो इनकम और कंजम्पशन का देखते हैं, और प्रोस्पेंसिटी ऑफ कंज्यूम देखते हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट किस पे निर्भर करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निर्भर करता है, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे निर्भर करता है। तो मोटा मोटी हम लोग ये समझ के चल रहे हैं कि जो हमारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जो सिद्धांत था कि सरकार के हस्तक्षेप के बिना भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटियां इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है, पूर्ण रोजगार और आय का स्तर हमको जो प्राप्त हो जाता है। लेकिन 1930 में क्या हुआ, मंदी की स्थिति आई, उसमें बहुत ज़्यादा अति उत्पादन का स्तर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया, लोगों को रोजगार कम मिल रहा था, तो उनका थ्योरी उनके सिद्धांत को फुलफिल नहीं कर रहा था। जिसके बाद जॉन मर्नार्ड किन्स ने अपना सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आय रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, ठीक है, इफेक्टिव डिमांड पर निर्भर करता है। और इफेक्टिव डिमांड हमको कहाँ प्राप्त होता है, जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है, जिसमें भी एग्रीगेट सप्लाई
शॉर्ट टाइम के लिए कांस्टेंट होता है। तो जो हमारा पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करने के लिए हम लोगों को एग्रीगेट डिमांड, ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड पे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यही था एक जॉन मर्नार्ड किन्स का थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसको थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंजम्पशन फंक्शन देखेंगे।